सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुल साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। आप सभी को जुम्मा मुबारक हो और जुमे की तैयारी करें। और आज इस्लामाबाद में बारिश तो नहीं है, लेकिन कल की बारिश की वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार है। इनफैक्ट कल पूरा दिन एसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और रात को भी एसी की ज़रूरत नहीं पड़ी और अच्छा खासा मौसम हो गया था। कराची में सर्दियों में 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाता है और हम लोग यहाँ पर जून में 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड कर रहे थे कल। Yes, we are lucky. Yes, we are lucky। इस्लामाबाद की ये बात है कि 4-5 दिन अगर मौसम गर्म रहे तो 6-7वें दिन बारिश का इम्कान हो ही जाता है। लेकिन मुल्क भर में इस वक्त बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही और ऐसी प्रोडिक्शन है कि इस्लामाबाद में भी 1-2 दिन जो है वो बारिश के मज़ीद होंगे। लेकिन आज तो फिल वक्त बिल्कुल बादल क्लियर थे, आसमान साफ दिखाई दे रहा था और मौसम बड़ा निखरा निखरा, पत्ते धुले धुले, रोड्स क्लियर और आई व्यू जो है वो आपका दूर तक जो है आपको नजर आ रहा था। विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर थी या क्योंकि डस्क है काफ़ी, वो बैठ चुकी होती है और आपको बिल्कुल क्लियर जो है ना वो देखने को मिल रहा होता है। वेल वी होप कि जून जुलाई में ऐसे दिन मजीद भी एक्सपीरियंस करने को मिले, वरना गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर उसकी वजह से अब देखें कि दुआ करनी चाहिए हमें ऐसे मौसम रहे, क्योंकि कल के दिन ओवरऑल मुल्क की जो है ना वो बिजली का फ़ायदा हुआ हो ना हुआ हो, इस्लामाबाद के रिहायशियों ने काफ़ी जो है वो सुख का सांस लिया, अपने एसी बंद किए हुए थे और नेचुरल एयर को एंजॉय कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छी बात थी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दुआ है हमारी कि जून जुलाई में भी बारिशें रहे, लेकिन मुतवातर बारिशें ज़ाहिर है सैलाब और इस तरह के साथ तूफ़ानात भी लेकर आती हैं। सो वी आर होपफुल कि वो मेरी माँ हमेशा से कहती थी कि पहले 7 दिन लगातार भी बारिश होती थी, लेकिन धीमी बारिश होती थी और उससे इस तरह के नुकसानात नहीं होते थे। अब तो जानी और माली दोनों नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो दुआगो हैं कि बारिशें हों, लेकिन अच्छी और बेहतरी वाली बारिश। आमीन आमीन। आइए ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सुबह की खबर सेगमेंट के साथ। और सबसे पहले आपको अच्छी खबर देंगे क्रिकेट लवर्स के लिए। तमाम लोगों ने कल मैच एंजॉय किया होगा। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा मैच था। वनडे सीरीज़ पाकिस्तान जीत चुका है, मैच भी पाकिस्तान जीत चुका है। 2-1 से ये बरतरी हासिल की है, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी कौम को मुबारकबाद दी है। क्रिकेट लवर्स को, क्रिकेट टीम को, पीसीबी को मुबारकबाद दी है कि उन्होंने ये सीरीज़ भी जीती है और न सिर्फ सीरीज़ जीती बल्कि मैच भी जीता है। कल का बड़ा कमाल का मुकाबला हुआ लाहौर के कदाफ़ी स्टेडियम में, जहाँ पर पहले ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की और बड़े ही कम रन्स बना के वो पूरी टीम जो है वो आउट हो गई। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने भी जब अपना आगाज़ लिया था कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा था। इनफैक्ट 112 तक 6 विकेट्स गिर चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो शराकतदारी कायम हुई उसकी वजह से पाकिस्तान जीत सका और पाकिस्तान की जीत जो है वो पूरी कौम को मुबारकबाद। और अच्छा खासी 4 विकेट से जीता है, ये बड़ी बात है। अब तो मुझे जब भी मैच देखती हूँ ना नजर, मैं यही दुआएं करती रहती हूँ बस ओवर्स पूरे मार लेना, बस एंड तक जो है वो सारे ढेर ना हो जाना, क्योंकि अब हम बहुत सारा ज़्यादा ये देखने में आ रहा है कि ये पैटर्न बन चुका है कि पाकिस्तान पूरे ओवर्स भी नहीं खेल पाता और वो ढेर हो जाता है। सो थैंक गॉड कि हम 4 विकेट से जीते हैं, जो कि बहुत अच्छी आई थिंक फतह है। और हम हमारी तरफ से भी पूरे पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानी वैसे क्रिकेट के बहुत शायकीन, बहुत जो है वो जोश व खरोश से देखते हैं, तो सबको दिली मुबारकबाद कि फाइनली हम जीत गए, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। एग्जैक्टली। तो आइए आपको बताते हैं थोड़ा बहुत मैच के स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों पर मुश्तमिल वनडे सीरीज़ के तीसरे मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जोश इंग्लिश ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 65 रन की इनिंग्स बनाई और उसके अलावा कोई भी खिलाड़ी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 19 ही परफॉर्म कर सका, जबकि एडम जंपा भी सिर्फ 10 रन स्कोर करके पवेलियन वापस लौट गए। और पाकिस्तानी बॉलर्स ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर से महरूम किया है। आई मीन 50 ओवर्स का मैच और 157, ये तो T20 में भी अब टारगेट इससे ऊपर चला जाता है। तो शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि अबरार अहमद और शादाब खान ने 2-2 विकेटें हासिल की हैं। इसके बाद की सिचुएशन हम लोग देखें तो पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने 40 रन स्कोर किए, मास सदाकत ने 27 रन बनाए, शादाब खान ने 28 बनाए, अब्दुल समद ने 18 रन की इनिंग्स खेली, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने जो तकरीबन मैथियो ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और इसके अलावा
पाकिस्तान जो है वो ये सीरीज़ 2-1 से जीत चुका है होम ग्राउंड पे, लेकिन बहुत सारे लोगों के एतराज़ात थे पिच के हवाले से कि ये पिच जो है वो ऐसी क्यों बनाई गई है जहाँ पर सिर्फ सपोर्ट जो है वो बॉलर को मिल रही है, और इस चीज़ का हमने एज देखा ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को भी मिला, जिनमें पाकिस्तान की 6 विकेट्स जो है वो बहुत जल्दी गिर चुकी थी। बहुत जल्दी गिरी थी। कुछ लोग का ये भी कहना था कि मे बी मौसम की वजह से भी, चूँकि पिच की कंडीशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है तो शायद उस वजह से भी हो, क्योंकि कल का जो हदफ दिया गया था वो वाकई में बहुत कम था। लेकिन हम इस पर बात करेंगे, आई थिंक इस खबर के एंड पे हम कोशिश करेंगे किसी न किसी स्पोर्ट्स एनालिस्ट को लेने की, ताकि हमें एक्चुअल जो सिचुएशन है वो समझ आ सके। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे पास अगली खबर क्या है? पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट, सियाहत और तजारत के शोबे में बेहतरी के लिए एक और तारीखी फैसला। तारीखी फैसला क्या है जी? मुआशी तरक्की के लिए मानसेरा से कागान और चलास तक 172 किलोमीटर मोटरवे की मंजूरी दे दी गई है। और एटलीस्ट ये जो डेवलपमेंट होती है इससे मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जहाँ पे भी हम जाते हैं ना तो सबसे मुश्किल दरपेश आती है वो ट्रांसपोर्ट में ही आती है कि पहले वहाँ पहुँचे तो इंसान सही सलामत और अच्छे मूड के साथ उसके बाद बात की बहुत बड़ी जो है वो तब्दीली होगी, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं साल में तकरीबन 3 महीने से 4 महीने के लिए मैक्सिमम बाबूसर टॉप खुलता है, 3 महीने के लिए बल्कि, और अभी तक वहाँ पर प्रॉपर्ली क्लियरेंस नहीं हो सकी। जून का महीना चल रहा है, अभी भी कई जगहों पर जो है ना वो ये देखने में आती है प्रॉब्लम कि वहाँ से जो बाबूसर टॉप से आप वापस उतरते हैं चिल्लास की तरफ, तो वहाँ पर भी काफ़ी जगहों पर बर्फ़ है, जिसके लिए इंतज़ामिया काम कर रही है। दूसरी जानिब जो रोड यूज़ होता है, कोहिस्तान रोड, दासू रोड, उस पर कंस्ट्रक्शन होती रहती है। वहीं पर आपका ये जो भाषा डैम है उसकी तामीर भी जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को बहुत जो है वो प्रॉब्लम होती है। और आपका ये सफ़र इतने ज़्यादा किलोमीटर्स पर मुहित नहीं है, लेकिन ये तकरीबन आप इस्लामाबाद से गिलगित का सफ़र अगर बाबूसर टॉप के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो 12 घंटे आपको लगते हैं, और अगर आप नीचे से ट्रैवल करते हैं तो 15 से 16 घंटे का आपका ये सफ़र बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर मानसेरा तक जो मोटरवे क्लियर है, वहाँ से आगे जो चिल्लास तक मोटरवे बनाई जा रही है, उससे आगे तो थ्रू आउट कारपेट रोड है चिल्लास टू गिलगित, तो वो मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन 172 किलोमीटर जिस तरीके से मोटरवे बन रही है, सो 172 किलोमीटर तो 1.5 घंटे का की जो है ना, इट इज़ ऑलमोस्ट जितना पेशावर और इस्लामाबाद का रास्ता है तकरीबन वो है भी 180। तो अगर ये मोटरवे बन जाती है नाज़िश, बिलीव मी आप, मतलब कि 8 घंटों में यहाँ से गिलगित जो है वो पहुँच जाएंगे। बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बिल्कुल, जब मैं भी गिलगित गई थी ना तो मुझे भी बड़ी मुश्किल दरपेश आई थी, इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स होती हैं। और कुछ न सही पाकिस्तान में हम बात जब भी मोटरवे की करें तो उसकी वजह से सफ़र में बहुत आसानी आई है, और इस चीज़ को कोई भी, लेकिन यहाँ पर ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐलानात जो हुए हैं आप वो ज़रा फोकस करें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से भी तो है ही है ये इनिशिएटिव, क्योंकि उनकी पार्टी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ी है। लेकिन दूसरे साहब जो हैं वफाकी वज़ीर मवासलात हमारे अलीम खान साहब, वो मवासलात के वज़ीर हैं, उन्होंने ये ऐलान भी किया है, और उनकी अपनी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वो भी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस के लिए है। मेरी ये दुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए आवाम को सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड दिखाने के लिए, खुश करने के लिए ऐलानात ना हो, बल्कि इसके ऊपर काम भी होना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि इसके ऊपर हुकूमत काम करेगी, क्योंकि इट्स अ नीड ऑफ द हुकूमत हमारी मोटरवे को लेकर बहुत सीरियस रही है हमेशा से। सो मेरे ख्याल से ये जो ऐलान किया है इसको पाए तकमील तक भी पहुंचाएंगे। लेकिन आवाम की दूसरी तरफ भी नजर डलवाना बहुत जरूरी है कि क्यों ये ऐलान हुआ है अभी इसी वक्त। हाँ बिल्कुल, हम 2-3 दिन से यही कह रहे हैं कि आजकल हमारे यहाँ सिर्फ हमें इंसानों की नहीं बल्कि वोटर की निगाह से देखा जाता है। सो मेरे ख्याल से ये भी वोटर की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि हाँ वोट इधर ही आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताते हैं किसान कार्ड से पंजाब के काश्तकार की किस्मत बदल रही है। काश्तकार अब सर उठा कर जिएगा। पिछले 3 दिन पहले भी किसान इत्तेहाद के जो प्रेसिडेंट है खालिद खोखर, उनकी जानिब से धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पिछले महीने भी उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। वो तो रोना रो रही हैं, ये किसान कार्ड की खुशहाली कहाँ से ये। लेकिन वैसे मैंने उनको, खोखर साहब को तो मैंने हमेशा ही रोना ही रोते हुए देखा है, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन नाजिश बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, जब भी मैं इनफैक्ट मैं उनसे यही अक्सर पूछती भी हूँ कि यहाँ तो हम देख रहे हैं कि किसान खुशहाली की तरफ जा रहा है, तो आगे से कहते हैं हमसे पूछे ना, हमसे पूछे ना। सो अब आई डोंट नो कि कहाँ पर भूल चूक हो रही है या कहाँ क्या किस चीज़ में सदाकत
वक्त है। लेकिन अभी जो हमारे सामने आ रही है खबर, उसके मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि किसान कार्ड के ज़रिए पंजाब के काश्तकार की किस्मत बदल रही है। पंजाब का काश्तकार अब किसी आड़ती का मकरूज़ नहीं होगा और वो सर उठाकर जिएगा। एक बयान में उनका कहना था कि सूबे भर में पहली बार 8,32,000 से ज़ायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी किए गए हैं। इन काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब और 56 करोड़ रुपए के कर्जे लिए। गंदम के मौसम में काश्तकारों ने 100 अरब से ज़रई मुदाखिल की खरीदारी की है। अब कंट्रीब्यूशन तो हमारे किसानों की बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या हम उसके बरक्स उनको वो जो उनकी कंट्रीब्यूशन का मुआवजा बनता है या जो हमारी तरफ से उनको सहूलियात मिलनी चाहिए, क्या वो मिलती है या नहीं मिलती है? हमारी जो नॉलेज में जहाँ तक है तो वो नहीं मिल पाती। हम उसका आई थिंक आधा भी उनको नहीं दिला पाते हैं। नहीं, एक्चुअली इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन हाँ, वैसे पिछले 5 सालों से एटलीस्ट हम देख रहे हैं कि काश्तकारों को कुछ दिया तो जा रहा है। इससे पहले एक और काम शुरू किया है कि जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशनल हैं एग्री मॉल, ग्रीन एग्री मॉल्स, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अंडर वन रूफ आपको बिजाई से कटाई तक तमाम तर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। उसमें किसान ये आड़ती और ब्लैक मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसको कटा के डायरेक्टली कंपनीज के साथ राब्ते में होते हैं, वहीं से खाद लेते हैं, वहीं से बीज लेते हैं, पेस्टिसाइड्स वहीं से लेते हैं, और एट द एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी है कि अच्छे हुकूमती रेट पर 3500 रुपया फ़ी मन इस वक्त गंदम खरीदी जा रही थी। गंदम की बाय बैक भी पंजाब हुकूमत ने की है, तो अगर आपने गंदम लगाई है तो आप वापस भी बेच सकते हैं पंजाब हुकूमत को। लेकिन इस दफ़ा मैकेनिज्म काफ़ी दुरुस्त हुआ, आड़तियों का दरमियान में से किला कमा हुआ। आड़तियों ने इस साल गंदम का रेट ओपन किया था 3200 रुपया फ़ी मन। बहुत सारे लोग उनको दे रहे थे, हुकूमत ने उसी को मद्देनजर रखते हुए उनसे अच्छा रेट 3500 रुपया फ़ी मन किसान को दिया, जिसको आड़तियों ने अगेन देखते हुए, क्योंकि आड़ती क्या करते हैं कि वो गंदम स्टोर कर लेते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं गंदम की, बाद में महंगे दामों निकालते हैं। तो अब आड़तियों ने 3700-3800 रुपया रेट रख दिया मार्केट में कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ना लोग बेचें और यहाँ पर बेचें, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जितने भी AFCs हैं, DFCs हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स हैं, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर्स हैं, हर ज़िले में वो मौजूद हैं। वहाँ पर प्रॉपर्ली छापे मारे जा रहे हैं और गंदम बरामद जो है वो की जा रही है ताकि उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो। ये मेरे ख्याल से सिर्फ गंदम तक ही होगा, क्योंकि सब्जियों और फ्रूट्स पे भी आड़ती वालों का जो रोब अपना एक बैठा हुआ है ना, तो वो रोज़ सुबह ही नीलामी होती है और वो सब कुछ उनको बेच दिया जाता है और फिर हमें उसी दामों लेना पड़ता है जिस दामों वो मंडी से, हाँ, जिस दामों में वो बेचना चाहे। ख़वातीन हज़रात, कराची से ऐसा कैसा हो सकता है अच्छी खबर सामने आए? तो अभी भी अच्छी खबर नहीं है, आइए आपको बताते हैं। कराची में रोजाना आवारा कुत्तों के काटने के 150 से ज्यादा केसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा का इंकशाफ है। रोजाना 150, जी, डेली की रूटीन पे 150 कुत्ते किसी ना किसी को काटते हैं। ये कराची शहर के अंदर ज़ायद केसेस रिपोर्ट होते हैं। तफसीलात के मुताबिक कराची में आवारा कुत्तों की भरमार और शहरियों पर हमलों के वाकयात में होलनाक हद तक इजाफा हो गया। सरकारी अस्पतालों के ज़राए के सामने आने वाले एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में रोज़ाना आवारा कुत्तों के काटने के 150 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट होते हैं। कुत्तों के हमले एक ताज़ा और अफसोसनाक वाक़या कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पेश आया, जहाँ अपने घर के बाहर गली में खेलती हुई एक मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों के गौल ने अचानक हमला कर लिया। कुत्तों के नोचने के बाइस बच्ची के चेहरे पर गहरे जख्म आए, जिसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि शहर में कुत्तों के काटने के सबसे ज़्यादा वाक़यात कुरंगी, लांडी और हब चौकी के इलाकों में रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ पर ना बड़े मज़े की एक बहस उजागर हो जाती है। पंजाब हुकूमत भी काम कर रही थी कुत्तों की यूथनाइजेशन के हवाले से, जिस पर बहुत सारे एक्टिविस्ट जो है वो काम कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी ये मानता हूँ कि डायरेक्टली गोली मारना या कुछ करना गलत बात है, लेकिन ऐसा यूथनाइजेशन या कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि उन आवारा कुत्तों को किसी शेल्टर में डाला जाए, उनका किसी और तरीके से ख्याल रखा जाए, लेकिन कोई ऐसा तदारुक निकालना चाहिए। आई एम श्योर कुछ ना कुछ अगर सोचा जाएगा इस काम के ऊपर तो कुछ ना कुछ तकनीक निकल आएगी, वरना वाकई में आवारा कुत्ते समटाइम्स जो है वो बहुत लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि अब तक सोचा क्यों नहीं गया। और फिर जब जो भी हम बात करते हैं, जिस तरह के NGOs भी डॉग्स को लेकर उनको शेल्टर बना के देते हैं, उनके फूड्स का काम करते हैं सप्लाई करना, सो उनको भी किसी न किसी वजह से रोक दिया जाता है। लेकिन हमारी फिर भी अपील होगी कि एटलीस्ट इस मसले पर गौर ज़रूर किया जाए, क्योंकि 150 से ज़ायद केसेस एक दिन में
सपोर्ट होना इज़ हल लॉट ऑफ नंबर। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताते हैं फ़ाहद मुस्तफ़ा की पंजाब हुकूमत से सिनेमा घरों के औकात में नरमी की अपील। शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार हैं फ़ाहद मुस्तफ़ा ने पंजाब हुकूमत से सिनेमा घरों के औकात में नरमी की अपील क्यों की है, आपको बताते हैं। अदाकार ने ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने ख़त लिखा है जी वज़ीर इत्तलाआत व सकाफ़त मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, और उनका कहना है कि किफ़ायतशारी इक़दामात के तहत शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने की हिदायत दी गई है। बेशतर सिनेमा शॉपिंग मॉल्स के अंदर वाक़या है, इसलिए उनकी जल्द बंदिश नई रिलीज़ होने वाली फ़िल्मों को मुतासिर कर रही है। उन्होंने लिखा कि ज़्यादातर शायकीन दिन के औकात में मसरूफ़ होते हैं, इसलिए वो सिर्फ शाम और रात के औकात में ही फ़िल्में देखने के लिए आ सकता है, तो गोया इसमें नरमी की जाए, जो कि आई थिंक मेरे ख्याल से एक वेरी वेरी वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया है, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत ही हमारी इंडस्ट्री का सर्वाइवल या फिर रिवाइवल स्टार्ट हुआ है, और अगर हम सपोर्ट की ज़रूरत है, हाँ, अगर हम ये करेंगे तो उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी। सो आई थिंक न्यू रिलीज होने वाली मूवीज को सपोर्ट तो हमें करना चाहिए। एग्जैक्टली। ख़वातीन और हज़रात, हमारे न्यूज़ के सेगमेंट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे हमारे साथ। नाज़रीन, और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान चूँकि कल ऑस्ट्रेलिया से 3 रोज़ा जो वनडे मैचेस की सीरीज़ थी वो जीत चुका है, इसलिए पाकिस्तान भर में जहां खुशियां मनाई जा रही है, वहां पे कुछ लोगों को ये भी है कि चूँकि हमारे अपने ग्राउंड्स थे और चूँकि मौसम भी थोड़ा चेंज था, तो शायद इसलिए हमें थोड़ी अब लिवरेज मिल गई। लेकिन क्या हमारी कारकर्दगी वाकई में उतनी रही है कि हम इत्मीनान से बैठ सके कि हाँ, अब पाकिस्तानी क्रिकेट शायद हम जो है वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। इसी पर बात करेंगे कि क्या हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है इस सीरीज़ में वो बेहतर नज़र आई है हमें, या फिर हमें वो कहते नहीं है कि बस गलती से जीत गई या तुक्के से जीत गए, वो वाली सिचुएशन है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आतिफ जहांगीर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। वालेकुम अस्सलाम मैडम। आतिफ, बताइएगा कि आपको मैच जो तीनों मैचेस गुजरे हैं उस पे देख के क्या लगता है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देख के स्पेशली, कि क्या पाकिस्तान के हमारे स्पोर्ट्समैन जो हैं वो बेहतरी दिखाई है उन्होंने कारकर्दगी में, इसलिए हम जीते हैं, या फिर हमारे होम ग्राउंड होने की वजह से हमें लिवरेज हासिल थी? सबसे पहले तो सारी कंट्री को जो है ऑब्वियसली इस बात की मुबारकबाद है कि हमने एक अच्छी टीम को और ये बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस के लिए कि पाकिस्तान इस सीरीज़ को विन करे और अपना जो है अगले आने वाले टूर्स स्पेशली वर्ल्ड कप 2027 के लिए खुद को प्रिपेयर करे। अच्छी परफॉर्मेंस दी है टीम ने। विकेट्स थोड़ी सी जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि विकेट्स उस तरह की नहीं थी जिस तरह की हमें वर्ल्ड कप 27 में फेस करनी पड़ेंगी। आई मीन ज़्यादा रैंक टर्नर्स थे, मतलब स्पिनर्स तो ज़्यादा जो है ना वो इसमें बेनिफिट था। बट जाहिर है जब आप अपनी होम ग्राउंड पे, अपनी होम कंडीशन पे खेलते हैं तो आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप उसको उस तरह से प्रिपेयर करें। तो पाकिस्तान ने उसका एडवांटेज लिया और जब विकेट बन जाती है तो दोनों के लिए होती है, ठीक है, दोनों टीम्स के लिए। तो उसमें पाकिस्तान के बैटर्स ने खास तौर पर बाबर आजम का नाम ले, गाजी गौरी का नाम ले, उन्होंने इन विकेट्स के ऊपर अच्छा जो है वो रेजिस्टेंस शो की और इन दी एंड शादाब ने भी प्रूव किया कि वो भी टीम के लिए जो है वो एक अच्छे बैटर के तौर पर यूजफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ओवरऑल पाकिस्तान को इसमें आप जो है वो 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे सकते हैं परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं विकेट्स की नो डाउट बात हो रही है, सो विकेट्स किस तरीके से होनी चाहिए थी, किस तरीके से इनको एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी आगे वर्ल्ड कप में? देखिए साउथ अफ्रीका में ना ज़्यादातर अब जो करंट क्रिकेट है उसमें वाइट बॉल में वो ज़्यादातर कोशिश कर रहे होते हैं कि बैटिंग ट्रैक्स हो, लेकिन जिसमें इवन बाउंस हो इंडिया की तरह की या एशिया, मतलब अगर आप आईपीएल में देखें तो इस तरह की विकेट्स नहीं है, बट स्टिल जो है वो फास्ट बॉलर को के लिए उन पे परचेज होता है और साथ ही साथ स्पिनर के लिए भी जो है वो बाउंस होता है। यहाँ जो है ना वो रैंक टर्नर टाइप की विकेट्स थी। इवन कि आपका कल का मैच
क्लोजली किसी ने भी फॉलो किया हो, तो उसमें जब पाकिस्तान की बैटिंग हो रही थी तो बाबर आजम को कुछ ऐसी बॉल भी पड़ी हैं कि जो कि इंडिया में टेस्ट मैचेस के अंदर पहले दूसरे दिन या श्रीलंका में या बांग्लादेश में विकेट नहीं पाती। तो आजकल की क्रिकेट, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो, इंग्लैंड में हो, इस तरह की विकेट कहीं भी वाइड बॉल के लिए नहीं बनती। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम कैसी नजर आई है ओवरऑल इस सीरीज में? अगर हम बात करें उनकी वर्ल्ड कप की तैयारी आपको कैसी लगी? देखिए, उनके ना जो मेन 3 फास्ट बॉलर्स हैं, कमिंस हो गए, ये जो कैप्टन है उनके, ठीक है, उसी तरह स्टार्क और हेजलवुड और हेड, ये 4 बंदे जो हैं वो इनके मिसिंग थे। बट जो विकेट्स थी हमारी, वो कमिंस को या स्टार्क को या हेजलवुड के लिए भी टेलर मेड नहीं थी, वो स्पिनर्स के लिए थी। तो उस हिसाब से उनकी टीम जो थी वो एक बैलेंस टीम थी, अगर हम एशियन कंडीशंस की बात करें। अदरवाइज अगर हेड और ये 3 बंदे उनके हेड होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो अभी तक वनडे की एक अच्छी टीम होगी और वर्ल्ड कप में के चांसेस जो है वो ठीक है। जिस तरह की उन्होंने कभी भी एंड तक ले जाकर मैचेस को पाकिस्तान को इजीली नहीं जीतने दिया, उन्होंने मैच फंसा कर ही जो है वो मतलब पाकिस्तान को दिए। इस तरह से तो ये जाहिर है उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी, बट वो 3 बंदे मिसिंग थे और वो ज्यादा इसलिए नहीं मिस हुए होंगे क्योंकि विकेट्स उनके लिए भी टेलर मेड नहीं। अच्छा आतिफ, जो बात हम लोग पहले भी कर रहे थे शाहिन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस पे, कल उन्होंने जो 3 विकेट्स ली हैं उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस के जो पिछले अभी ताज़ा डिस्कशंस हो रही थी और कहा जा रहा था कि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो क्या ये चीज़ धुल गई, बस क्लियर हो गया मामला कि एक मैच में अच्छा परफॉर्म कर लिया है तो नाउ ही इज़ गुड फॉर वर्ल्ड कप और एनी अदर मैचेस? देखिए जी, फास्ट बॉलर जो है वो काफ़ी मेरे ख्याल है इस वक्त डिस्टॉर्शन जो है वो आ रही है। आप क्लियरली सुन पा रहे हैं आतिफ साहब हमें? हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, कंटिन्यू प्लीज। जी 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 जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ तो देखिए फास्ट आई थिंक फिर से प्रॉब्लम आ रही है, हम दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। ख़वातीन हज़रात, क्रिकेट की सिचुएशन ऐसी है कि लेट्स टेक के वर्ल्ड कप के लिए जो तैयारी चल रही है उसमें कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो नेक्स्ट बात करेंगे बिजनेस की, ट्रेड की, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूवर्स। 10 जून को इस मुल्क में बजट पेश होने जा रहा है, तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। मस्बत पहलू तो ये तवक्को की जा रही है कि सनती खाम माल और बाज़ दरामती अशिया पर ड्यूटी में कमी जो है वो मुतवक्के है। दूसरी जानिब पर बरामदात के फ़रोग, IT सेक्टर की मुराद और कारोबारी माहौल जो है उसमें भी बेहतरी के इकदाम से सरमायाकारी और सनती पैदावार में इजाफा जो है वो मुतवक्के है, जिसके नतीजे में रोज़गार के नए मौके पैदा हो सकते हैं, बरामदात में इजाफा हो सकता है। कारोबारी हल्के कॉरपोरेट टैक्स के हवाले से और रिफंड्स के बेहतर निज़ाम और कारोबारी लागत में जो है वो कम करने की तजवीज़ भी पेश कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि मौशी इस्तेहकाम की जो बात की जाती है वो इस बजट में भी कोई नज़र आएगा या नहीं आएगा। हम लोगों ने पहले FBR के निज़ाम के हवाले से फॉर्मर चेयरमैन FBR से बात की थी और आज ज़रा इसी मामले को समझेंगे। कारोबारी जो हल्का है वो क्या सोच रहा है बजट में, उनकी क्या तवक्कुआत है, उसी पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं बिजनेस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इकनॉमिक डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तौसीफ ज़मान साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तौसीफ साहब, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी और आपके आसपास आप लोग हल्कों में क्या बात डिस्कस कर रहे हैं कि बजट जो आना चाहिए वो किस किस्म का होना चाहिए? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आज जो बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से जो कुछ अपनी गुजारिशात आपके सामने रख सकूं, आपके नाज़रीन के सामने रख सकूं। जो जिस तरह आपने देखा कि इस दफ़ा जब बजट की तैयारी हो रही है तो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें हमने देखा कि जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। जो FPCCI की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी होल्ड की,
वहाँ पे जो बिजनेस लीडरशिप है उन्हें एंगेज किया गया, जो कि एक बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त है इस मामले में। कुछ हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जी। स्ट्रक्चरल इशू में हमारा एक जो मेजर इशू है, आपने ऑलरेडी निशानदेही की उसकी है, वो रिफंड का। तो ये जो निज़ाम है, जब तक हम रिफंड का बेहतर नहीं करेंगे, हमारी एक्सपोर्ट और एक्सपोर्टर दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तौसीफ साहब, ये रिफंड का निज़ाम होता क्या है आम आदमी के लिए, ये भी ज़रा समझा दें। जब आपने सेल्स टैक्स लगता है जी, जो चीज़ आप पाकिस्तान में कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर जो आखिरी सारिफ है जो इस्तेमाल कर रहा होता है, वो 16% 17% सेल्स टैक्स अदा करता है। अच्छा, लेकिन जब यही आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर, क्योंकि सारिफ वो पाकिस्तान में नहीं होता, तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लागू नहीं है। तो आखिरी प्रोडक्ट जो पाकिस्तान से बाहर जाती है तैयार होके, तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होता। अच्छा, अब हुक्काम क्या करते हैं कि इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज कर लेते हैं, तो वो आपको अपनी पैदावारी लागत में डालना पड़ता है कि मुख्तलिफ जो चीज़ें आपने खरीदी उसके ऊपर सेल्स टैक्स अदा किया, और उसके बाद आपने हुकूमत को बताया कि हमने ये सामान जो है बाहर भेजा है और इसके ऊपर 16% सेल्स टैक्स है जो हमने पे किया, ये हमें अदा वापस किया जाए। इस निज़ाम के तहत अगर हम उसमें 16% पड़ा रहने दें तो हम ग्लोबली अनकम्पिटिटिव हो जाते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट है, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। ऐसा नहीं है। जैसे ही आप इंटरनेशनल मार्केट से जाते हैं तो वहाँ पे दुनिया भर से आपका कंपटीशन होता है। जब दुनिया भर से कंपटीशन आपका होता है तो आप 2% 3%, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। आप वॉल्यूम से कमाते हो, बहुत बड़े वॉल्यूम से कमाते हो। जो अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, एक प्रोडक्ट है लाइटर, ठीक है, जो छोटा सा लाइटर है उसकी कीमत कोई 10-15 रुपए 20 रुपए होती होगी, 30 रुपए होती होगी। उसमें जो स्टील शामिल है, उसके अंदर गैस शामिल है, उसके अंदर प्लास्टिक शामिल है, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शामिल है, उसके अंदर प्रॉफिट शामिल है। तो ये वो चीज है जो कि विद इन सेंस है। लेकिन इन सब को अगर हम जरा से भी हमें 16% टैक्स इसके ऊपर डाल दें तो अनवाइबल हो जाता है, अनकम्पिटिटिव हो जाते हैं हम लोग। अच्छा, इसलिए वो कहती है कि आप पहले बताएं हमें क्या खर्चा हुआ, फिर हम आपको रिफंड देंगे। अब अगर आप अंदाजा लगाएं कि 1 अरब पे हमने 16 करोड़ रुपए हमने टैक्स जो है वो सेल्स टैक्स का दे दिया, अब हम इंतजार करेंगे इस चीज का कि हमें 16% टैक्स वापस कब मिलेगा। अच्छा, ठीक 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 ठीक। उसमें वो जो सेल्स टैक्स है वो मिलता भी नहीं है। बाज दफा तो कई महीने, कई साल लग जाते हैं कि जी वो जो सेल्स टैक्स है। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं, ये लाने की किसको जरूरत है? कोई स्पेसिफिक इदारे को है, कोई स्पेसिफिक मिनिस्ट्री को है, या ये निज़ाम कैसे बनाने की जरूरत है? इसमें जी बेसिकली खुद आगाही और जो आपस में एक ताल्लुक है जिसे बेहतर करना चाहिए कारोबारी तबके को और हुकूमत को, और जिससे हम ई गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं, इसका जो इवेंचुअली हल है वो ई गवर्नेंस है कि वो लोग जो कि एक्सपोर्टर्स हैं, ऑलरेडी सिस्टम में एज ए एक्सपोर्टर रजिस्टर है। जब उनकी आपने देखा कि एफबीआर ने हर जगह अपनी सेल्स टैक्स की मशीन्स भी रख दी हैं, दुकानों पे आपने देखा, और जो सेल्स टैक्स वो हर एक का पूरा सिस्टम है कि जो सिस्टम से उनके पता है कि इनकी जो बाइंग सेलिंग जितनी हो रही है वो थ्रू सिस्टम हो रही है। वो सिस्टम के एक्सेस जो है एफबीआर के पास मौजूद है। जब एफबीआर के पास उस सिस्टम का एक्सेस मौजूद है तो यहाँ पे रिफंड की नौबत आनी नहीं चाहिए। राइट अवे जो प्रोक्योरमेंट हो रही है उसके ऊपर सेल्स टैक्स को वहीं पे एग्जम्पशन मिल जानी चाहिए विद इन द सिस्टम। ये खूबसूरती है ई गवर्नेंस की। इस तरफ जाया जाए तो मेरा ख्याल है कि मसले हल हो जाएंगे। आपने जिक्र किया कि इस बार एफपीसीसीआई के मेंबर्स को भी इवन शामिल रखा जा रहा है और उनसे ले के सजेशंस, तो उसके बाद उसमें चेंजेस की जा रही हैं। तो एक्सपेक्टेड क्या है कि क्या हमें ऐसे लग रहा है कि जो इतने भारी टैक्स की लागत डाली जाती है उसमें कमी आएगी और हम इंटरनेशनल स्पेशली इन्वेस्टर को राग़िब करने में या अट्रैक्ट करने में आपको लगता है कामयाब हो पाएंगे? अच्छा, जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं, इन्वेस्टर्स की, या पाकिस्तान के ओवरऑल बजट की बात करते हैं, तो हमारे पास देखते हैं ये कि हमारे पास फिस्कल स्पेस है कितनी, जब हम बजट के हवाले से देखते हैं। एक आपका डिफेंस बजट है जो आपने जाना ही जाना है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है जो आपकी करनी है, इसके साथ ये खित्ते में आपकी यूनिक पोजीशन है तो आपने अपने आप को तैयार रखना है। अच्छा, साथ ही साथ फिर हमारे IMF के लोन्स हैं वो हमने देने हैं। उसके बाद हमने सबसे जो हमारे हुकूमती इदारे हैं
जिन्हें हमने हर साल सब्सिडी देनी है। पीआईए से तो मामला इस जून के बाद हो जाएगा, उसके बाद ये नौबत नहीं आएगी। इसमें भी हुकूमत ने जो उसके लोन्स हैं वो अपनी बुक्स में ऐड किए हैं। साथ ही साथ जो बाकी इदारे हुकूमती इदारे, उनका हमने देखा कि वो बोझ है जो हुकूमत को उठाना पड़ता है। साथ ही साथ फिर आ जाता है हमारा जो हमने सूद की किस्तें देनी होती हैं। जब हम सारी चीज़ों से इनसे फारिग होते हैं तो पीछे हमारे पास डेवलपमेंट का बजट वो बहुत थोड़ा रह जाता है। प्रॉबेबली हमें इसमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो डेवलपमेंट का बजट है, इसका जो प्रोसेस है वो किस तरह होता है। आमतौर पे जो इदारे हैं मुख्तलिफ, उनसे कहा जाता है कि आप अगले साल के अपने खर्चे पेश करें, तो कहते हैं जी हमने ये बनाना है, ये प्रोजेक्ट करना है, ये प्रोजेक्ट करना है, ये एसी लगाना है। इस निज़ाम को मेरा ख्याल है तब्दील होना चाहिए। जो हमारे कौमी डेवलपमेंट के जो इशारे हैं, हमने देखना है कि डेवलपमेंट कहाँ से हो सकती है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट से हो सकती है कौमी तरक्की, तो हमें इंसानी वसाइल पे पैसा लगाना चाहिए। एयर कंडीशन और कॉस्मिक जो डेवलपमेंट्स है उनसे बचना चाहिए। दूसरा जो हजरत उमर का मॉडल था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, दैट इज समथिंग कि जिससे इम्पैक्ट आएगा कि आपने हुकूमत के पैसों से बचे, जो हुकूमत के पास रिसोर्सेज मौजूद है, प्राइवेट सेक्टर के साथ एंगेजमेंट करें और उन्हें इस चीज से हमें इम्पैक्ट नजर आएगा जिससे हुकूमती खर्चों के बगैर। अच्छा तौसीफ साहब, अगर हम लोग जिक्र करें बिजनेस के हवाले से, तो बिजनेसमैन के ऊपर जो शराइत लगाई जा रही हैं उसमें से आईएमएफ की कौन सी ऐसी शराइत हैं जिनसे बिजनेसमैन खाइफ हैं? आईएमएफ या बिजनेस कम्युनिटी का आईएमएफ का इशू नहीं है जी। इशू जो है वो स्ट्रक्चर आ जाता है कि हमने जिस तरह जीएसपी प्लस का है, जिस तरह अभी CS ट्रिपल डी आ गया है, ठीक है, हमने अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करना है, हमें इनोवेशन करनी है। जिस तरह हमने अभी एक प्रोजेक्ट हम यूरोप के साथ शुरू कर रहे हैं माइनिंग के हवाले से, पुर्तगाल के साथ, कि जहां पर पाकिस्तानी माइन ओनर्स जो है उन्हें तरबियत दी जा रही है कि वो लोग जो कि प्रोग्रेसिव माइनर्स हैं, कि किस तरह आप बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी, बैनुल-अक़वामी जॉइंट वेंचर्स और बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये इशू बहुत छोटा सा होता है कि आपको बहुत थोड़ी, मतलब कॉपर को अभी जो है कॉपर और वो एक्सपोर्ट हो रहा है थ्रू आउट, जितना भी है रिकोडेक का भी कॉपर और का मामले चल रहे हैं। अच्छा, जो इसी को थोड़ा सा 4 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट है, अगर वो लगा लेते हैं आप माइनिंग साइट पे, तो आपको उसकी कॉपर और से 10 गुना बेहतर कीमत मिल जाती है। इसी को हम थोड़ा सा और रिफाइन कर लें, हम ईरान को अगर देखें तो ईरान में जहाँ पे कॉपर माइन है वहीं उसकी प्रोसेसिंग है, जहाँ पे प्रोसेसिंग है वहीं पे वैल्यू एडिशन है। तो जब वो चीज बाहर निकलती है, तो इसी तरह अगर हम बात करें बॉक्साइट की, बॉक्साइट जो है जब और यहाँ से एक्सपोर्ट होता है 2700 रुपए टन यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, और वापस जब हम अपने वापस एल्युमिनियम मंगाते हैं जो कि बॉक्साइट से बनता है, उसकी कीमत $3000 से ज्यादा है। जो कॉपर है, कॉपर जो है उसकी कीमत जो है वो 10,000 से ज्यादा इस वक्त डॉलर में जा चुकी है। तौसीफ साहब, वैसे छोटा सा आखिरी में ये बता दीजिए कि अगर बिजली, गैस और ईंधन की कीमतें इस वक्त आलमी तनाज़ात की वजह से उनके हालात ये चल रहे हैं, तो फिर हम अपने बजट में कैसे देंगे ये सब्सिडी कह लें या फिर जो भी मराहत हम चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कैसे दे सकते हैं? मैं आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठाया, मुझे 1 मिनट दीजिएगा इसके ऊपर। मामला ऐसा सा है कि हमने देखा कि हुकूमत ने सोलर पे अवाम को कहा कि आप अपने सोलर घर पे लगाएं, तो उसके लिए इंसेंटिव दिया। जैसे वो इंसेंटिव दिया तो पाकिस्तानी अवाम ने 34 अरब डॉलर का सोलर अपनी छतों पे लगाया है। दोबारा सुनिएगा, 34 अरब डॉलर का, 34 अरब डॉलर का सोलर अवाम ने अपने घरों से, अपनी जेबों से, अपनी तिजोरियों से पैसा निकाल के अपनी छतों पे लगाया। अच्छा, हमारा जो IMF की किस्त होती है वो कितनी होती है? $1.2 बिलियन। जो हमारा ट्रेंच है टोटल जो इस पे चल रहा है मामला 4-4.5 अरब डॉलर का है। जो हमारा PSDP एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 7 अरब डॉलर का है। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इस जहां पे बात चल रही है हम एक इमरानी मुआहिदा अवाम और रियासत आपस में कर ले कि हमें IMF नहीं चाहिए? बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं तौसीफ साहब कि ऐसी स्ट्रक्चरल चेंजेस आनी चाहिए और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बननी चाहिए, और जब आवाम को रिलीफ मिलेगा तब आवाम से ही पैसा निकल के मुल्क पर लगेगा। आपको बहुत शुक्रिया तौसीफ ज़मान साहब वक्त के लिए। ख़वातीन और हज़रात, बजट की डिस्कशन जारी और सारी रहेंगी। वक्त हुआ चाहता है हेडलाइंस का, हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। हर साल 5 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। कितना ज़रूरी है ये दिन मनाना, और इस दिन हम क्या करते हैं? क्या सिर्फ एक दिन मनाने से हम ये बात आगाही हम फैला लेते हैं कि माहौलियाती आलूदगी के ख़तरात जो हैं वो किस हद तक, संगीन हद तक आगे बढ़ रहे हैं और हम इससे किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं? पहले जिन चीज़ों पर सिर्फ हमें बातें सुनने को मिलती थी कि माहौलियाती आलूदगी से ओजोन लेयर तबाह हो रही है या फिर उससे क्लाइमेट चेंज जो है वो उससे इफ़ेक्ट होगी दुनिया, वो अब हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं 2026 में। और स्पेशली इनफैक्ट 2025 में भी हमने देखा बहुत सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इवन खुश्कसाली का भी सामना है, सैलाब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्लाउड बस्ट हमें देखने में आ रहे हैं। आखिर ये किस हद तक, किस तशवीशनाक हद तक आगे बढ़ सकता है मज़ीद, और हमें कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स टाइमली लेने चाहिए ताकि एटलीस्ट, अगर हम इसको रोक नहीं सकते लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तदारुक ज़रूरी है, और क्योंकि ये अब सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, ये एक आलमी मसला बन चुका है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमें वीडियो लिंक के थ्रू ज्वाइन कर रही हैं, ज़ैनब नईम साहिबा है, एनवायरनमेंटलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़ैनब, जैसे मैंने बताया, आप ये माहौलियाती आलूदगी या फिर क्लाइमेट चेंज सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि एक आलमी मसला बन चुका है। कौन से आपको ऐसे लगता है कि कंट्रीज़ जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, अंडर डेवलप जो कंट्रीज़ हैं वो इससे मुतासिर ज़्यादा हो रही है? लेकिन अभी इन द रिसेंट ईयर्स, हम 2 साल की अगर सपोज़ बात कर ले, तो ऐसी कौन सी चीज़ों में ज़्यादती हुई है, सपोज़ जिद्दत में ज़्यादती हुई है, जिसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज बहुत हद तक मुतासिर हुआ है? बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज जो है, इस साल के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम भी क्लाइमेट एक्शन नाउ है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये 90s से जो है, या इंडस्ट्रियल एज के बाद से साइंसदान जो है वो वार्निंग कर रहे थे कि जो आपके तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, या जिसको हम कहते हैं अनचेक ग्रोथ, जिसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, ईंधन जला जला के वो तो तरक्की याफ्ता बन गए। लेकिन उस वक्त वार्न किया गया कि इतना ईंधन जलाएंगे, इतना फॉसिल फ्यूल आप जला रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस का जो एक बैलेंस है जो दुनिया की आबो हवा में मौजूद है उसको खराब कर रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और अगर ये बढ़ेंगी तो, क्योंकि इनका मकसद ये होता है कि सूरज की शुआओं को मुकम्मल तौर पे रिफ्लेक्ट बैक होने से रोकना, ताकि जमीन का एक टेम्परेचर मेंटेन रह सके, तो वो जब ज्यादा होंगी तो वो सूरज की शुआएं ज्यादा ट्रैप होंगी और गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अगर गर्मी बढ़ेगी तो जाहिर उससे ग्लेशियर पिघलेंगे, समंदरों का लेवल बढ़ेगा और जंगलात में आग फैलेगी, और मौसमों की ये जो तगय्युरात है या रेनफॉल पैटर्न, इसमें शिफ्ट आएगा। और सबसे ज्यादा वो मुल्क इससे मुतासिर होंगे जो कि नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, जिसमें साउथ एशिया का खित्ता सरे फहरिस्त है, क्योंकि यहाँ पे एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरा यहाँ की आबादी ज्यादा ज़राअत पे या कोस्टल कम्युनिटीज हैं यहाँ पे, या नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करती हैं। तो ये बहुत सालों से वार्निंग थी। लेकिन अब आके जो डेवलपिंग कंट्रीज का मसला है या तरक्की पजीर ममालिक का, जैसे पाकिस्तान है, उसमें इशू ये है कि इन सब को ओवरकम करने के लिए या इम्पैक्ट्स को फाइट करने के लिए फाइनेंस जरूरी है, क्योंकि हमने वो वाला तरक्की का रास्ता नहीं अपनाया जो आज तरक्की याफ्ता ममालिक ने पहले अपनाया था। हमें रोका गया तो हमने कहा ठीक है, हम ऑल्टरनेट साइड पर जाते हैं, लेकिन उसके लिए फाइनेंस रिक्वायर्ड है, पैसे रिक्वायर्ड है, वो नहीं मिला। और दूसरा मसला ये है कि हम अपने लेवल पे भी कुछ कोताहियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज से ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक इंडेक्स आपसे शेयर करती हूँ। येल यूनिवर्सिटी एक इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स इशू करती है 180 ममालिक की, उसमें पाकिस्तान सेकंड लास्ट नंबर पे आता है 179। यानी कि हम बहुत ज्यादा अपनी गवर्नेंस जो है इम्प्रूव करने की जरूरत है, हम बहुत ज्यादा तबाही खुद भी कर रहे हैं। ज़ैनब, ये बताइएगा कि ऐसे कौन सी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, जिस तरह कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि नागहानी सूरत हाल, सैलाब या तुग़यानी ऐसी सूरत हाल तो आनी है, लेकिन उसके लिए हम खुद भी अपनी कोई तदारुक नहीं करते, और सैलाब के बाद फिर हम उन ममालिक को जो है कोसते हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है क्लाइमेट चेंज, और फिर उन्हीं से चंदा जो है वो मांगते हैं। तो आई नो उसमें हमारा जो है वो डैमेज के थ्रू हमें उसके पैसे मिलते हैं, लेकिन हमें खुद भी तो इंतज़ाम करना चाहिए। ऐसे कौन से इंतज़ामात हैं जो हर साल पेश आ रहे हैं, ऐसे वाक़यात जिनको जो है काउंटर करने के लिए हमें चीज़ें इक़दामात उठाने की ज़रूरत है?
बिल्कुल बदकिस्मती से हम लोग सैलाब को एक ऐसा डिजास्टर समझते हैं जो बहुत ज्यादा तबाही लेकर आता है, लेकिन अभी इस साल ही देख लें या 2022 में देख लें या 15 में देख लें, शदीद गर्मी जो है वो सैलाबों से पहले पड़ती है और शदीद गर्मी का भी वही लॉस एंड डैमेज होता है जो सैलाबों से हो रहा होता है। सैलाब से एकदम हो जाता है पर गर्मी आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको करती है। तो ये बिल्कुल हम लोगों ने जो दरियाओं के रास्ते काट के जो कंस्ट्रक्शन की हुई है और फिर टिम्बर माफिया पे फॉरेस्ट गवर्नेंस ना होने के बराबर है। तो जंगलात मुसलसल या कट रहे हैं या जल रहे हैं और फिर हमारी आवाम में भी जो है इस चीज को तरजीह नहीं दी जा रही। मिसाल के तौर पे हमें लगता है कि तरक्की का मयार है कि हमने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते जाना है और उसमें क्लाइमेट स्मार्ट कोई प्लानिंग हमें जरूरत नहीं है, लेकिन जब शहरों के गिर्द नरम मिट्टी और ग्रीन बफर जोन्स यानी जंगलात खत्म होना शुरू होते हैं तो शहर बहुत बुरी तरह गर्म होना शुरू हो जाते हैं। और इसकी एक मिसाल ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिसर्च है कि 2050 तक पाकिस्तान के 8 ऐसे शहर हैं जिसमें अमवात जो है वो ज्यादा शदीद गर्मी की वजह से होंगी, जिसमें फैसलाबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी शामिल है। फिर कूड़ा किरकट एक ऐसी चीज है जिससे बहुत ज्यादा एमिशंस होती हैं और वो अगर मैनेज ना हो तो आपके दरियाओं में सारा कूड़ा डंप होता है। मिसाल के तौर पे हमारे जो कूड़ा किरकट जो मैनेज होता है हम बहुत खुश होते हैं जब सफाई होती है कि कलेक्शन हो गई, लेकिन क्या कभी हमने किसी से पूछा कि जो कूड़ा आप उठा रहे हैं आप किधर डंप कर रहे हैं? क्या उन्हीं दरियाओं में जा रहे हैं जो आगे जाके आपकी ज़राअत को जो है वो फीड कर रहे हैं, इरिगेट कर रहे हैं, या समंदरों में जा रहे हैं? क्योंकि नुकसान तो अल्टीमेटली आपका हो रहा है। तो ये सवाल एक कंज्यूमर को, एक आम शहरी को पूछने की जरूरत है जिस पे शायद अभी तक हम तरजीह नहीं दे रहे। ये तरजीहात का मसला है। सोबिया, मुझे बताइएगा, अभी रिसेंट 1-2 दिन पहले हमने शेयर भी किया था, एक सर्वे आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अल नीनो की जो दर्जा हरारत है, समुद्री दर्जा हरारत, वो बढ़ रही है, जो कि एक ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है। और अगले साल हम देख रहे हैं कि पूरा साल ही हमें तकरीबन हीट वेव का सामना होगा और एक बहुत ही तशवीशनाक और ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ इंडिकेशन दी गई है। इस बारे में क्या कहेंगी? व्हाट इज़ दिस, हाउ दिस वर्क्स? जी, बेसिकली जो समंदर हैं, जैसे जंगलात एक्ट करते हैं कार्बन सिंक्स के तौर पे, वैसे समंदर भी कार्बन सिंक के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी अपने अंदर जस्ट करते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को। तो समंदर गर्म होना शुरू हो गया, खास तौर पे इसमें बहरुल काहिल जो पैसिफिक ओशन है उसका बहुत अहम किरदार है। वो दुनिया के लिए आप समझे एसी इन्वर्टर के तौर पे काम करते हैं, यानी जितना वेदर सिस्टम है एशिया का या ऑस्ट्रेलिया या अमरीका का वो इधर से डिटर्मिन हो रहा होता है। तो एल नीनो का मतलब है कि बहरुल काहिल का टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है और अब गर्म पानी जो है वो बहुत ज्यादा एशिया की तरफ मूव करना शुरू हो गया, जिससे कहत साली, शदीद गर्मी और ये सब आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बारिशें नहीं होती। एकदम जब गर्मी पड़ती है उसमें नमी वाली हवा होती है, बारिश भी अचानक होती है, और लेकिन जब भी होती है तो वो सैलाबी सूरत हाल क्रिएट कर देती है। तो ये एल नीनो है, लेकिन इस दफा वार्निंग ये है कि बहरुल काहिल का टेम्परेचर सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस नहीं तजावुज किया, वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो तजावुज कर रहा है, यानी सुपर एल नीनो प्रेडिक्ट किया जा रहा है अगस्त जुलाई के बाद। तो ये कहत साली और एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान जहाँ फूड इनसिक्योरिटी वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो ज़राअत और इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, पानी की किल्लत, ये सारा जो है मामला हो सकता है और इसके लिए हमें पेशगी इक़दाम करने की जरूरत है, जिसमें अडेप्टेशन प्लानिंग यूनियन काउंसिल लेवल पे सबसे अहम पेशगी इक़दाम में से हो सकती है। ज़ैनब, ये बताइएगा कि हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे इस चीज़ के हवाले से भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल पाकिस्तान में एक वक्त में पिछली हुकूमत ने मुहिम चलाई थी जिसको आगे कंटिन्यू नहीं किया गया। हमारे यहाँ निज़ाम ही ऐसे हैं कि पॉलिसी नेशनल पॉलिसी नहीं बनती, वो पार्टी वाइज पॉलिसी जो है वो स्पेसिफिक बनाई जाती है। लेकिन प्लास्टिक के बढ़ते हुए इस्तेमाल से हमारी जो जंगलात हैं उनको क्या नुकसान है, ज़री ज़मीनों को क्या नुकसान है, दरियाओं को, समंदर को, उनके अंदर बसने वाले हयातियात को क्या नुकसान पहुँच रहे हैं? अच्छा, पाकिस्तान 50 मिलियन टन कूड़ा जो है वो प्रोड्यूस करता है हर साल, जिसमें से 2.8 मिलियन टन आपका प्लास्टिक का कचरा है, तकरीबन 4%। बाकी 60% आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसमें से 30% आपका फूड वेस्ट है। तो मसला ये है कि हमारे मुल्क में कचरे की सेग्रीगेशन, यानी कचरा अलग-अलग नहीं होता। कचरा एक रिसोर्स है बेसिकली, हर चीज कचरा नहीं होती, उसमें से भी कूड़े में से भी चुना जाता है रिसोर्स, उसमें प्लास्टिक भी रिसोर्स होता है। लेकिन जब कचरे को अलग नहीं किया जाता तो वो बहुत ज्यादा मसला बन जाता है, जिसमें प्लास्टिक बड़ा मसला बन जाता है। हालांकि वो बिल्कुल
जरा सा मौजूद है। तो हर प्लास्टिक को बैन कर देना कोई पॉलिसी काम नहीं करती, क्योंकि बैन हेल्प नहीं करता जब तक आप आवाम को ये नहीं बताते कि इसके मुतबादिल क्या मौजूद है मार्केट में, जो कि सस्ता सोल्यूशन है, और वो भी मौजूद है। लेकिन हम कोई कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी नहीं होती, इसलिए पॉलिसीज फेल हो जाती हैं। साइंस बेस्ड पॉलिसी नहीं है। तो प्लास्टिक का मसला ये है कि जब ये दरियाओं में जाता है ये डिग्रेड होता है माइक्रो और नैनो प्लास्टिक में, ये खत्म नहीं होता। जितना छोटा होता है वो मछलियों के अंदर, वो फिर हमारी फूड चेन में शामिल होता है और हमारे खलियों में शामिल होता है। तो और हवा में भी इसके ज़रात मौजूद हैं, स्पेस में भी अब तो ये मौजूद है। तो इसमें सबसे बड़ा मसला है मल्टी लेयर पैकेजिंग प्लास्टिक है। ये जो आपके साशे होते हैं शैम्पू के, मसालों के, ये जो है हल्का प्लास्टिक होता है जो कूड़े में से उठाया भी नहीं जाता। तो इसके हवाले से पॉलिसी लाना जरूरी है। मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जो आपकी पेट बॉटल है प्लास्टिक की, वो कूड़े में से चुन ली जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त 80 से 90% पेट प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल होता है, लेकिन हमारे अवाम को इस बारे में अवेयरनेस नहीं दी जाती, इसलिए उनको लगता है कि यही सबसे बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला हमारा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का फूड वेस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान फूड इनसिक्योर कंट्री और 30% फूड वेस्ट को कोई कंट्रोल नहीं करा। वो जब दरियाओं के अंदर जाता है और वो सारा मिलता है तो उससे ताफुन फैलता है, बीमारियां फैलती हैं। वो कंट्रोल करने की इस वक्त इक्वली उतनी ही जरूरत है जितना हम प्लास्टिक पे बात कर रहे हैं। तो पॉलिसी डायरेक्शन को सही होने की जरूरत है। सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच इसको कहते हैं, हॉलिस्टिक अप्रोच, जिसमें सारा वेस्ट स्ट्रीम जो है आपको स्टडी करना होता है और उसके मुताबिक आप पॉलिसी लाते हैं। तो जब कूड़ा ही नहीं अलहदा होता तो ये कोई भी चीज काम नहीं करे। हम कम्युनिटी की बात कर लें, अगर सपोज हर चीज़ हुकूमत ने तो नहीं करनी, या जब भी हम बात करते हैं हम हमेशा यही बात करते हैं कि हुकूमत ऐसे इकदाम करे, हम कम्युनिटी लेवल पर माहौल आगाही मुहिम क्यों नहीं चलाते हैं या फिर अवेयरनेस कैंपेन्स क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि माहौलियाती आलूदगी इज़ रिलेटेड टू माहौल, और माहौल तो घरों के बाहर भी होता है। सो कम्युनिटी लेवल पर अगर हम बात करें तो हम कौन से इकदाम उठा सकते हैं? अगर सपोज हम एक साइड पर रख लें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को या उनके इकदाम को, तो हम जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कम्युनिटी बिल्डिंग होती है, उसमें क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, एज एन इंडिविजुअल अभी देखें जैसे शदीद गर्मी की लहर आई हुई है, पूरे मुल्क में पानी की किल्लत हो रही है। तो आप पानी से अगर पाइप लगा के गाड़ियां धोएंगे या लॉन में उस तरह से पानी देंगे तो जाहिर है ये आप कम्युनिटी सर्विस तो आप बिल्कुल नहीं कर रहे, आप उल्टा हुकूमत पे बर्डन डाल रहे हैं। टूरिस्ट सीजन चल रहा है लेकिन ग्लोफ अलर्ट है, नॉर्थ में लैंडस्लाइड्स है, सैलाबी खदशात है, आप फिर भी वहां पे ट्रैवल करें वार्निंग्स के बावजूद, तो ये कम्युनिटी सर्विस नहीं है। कूड़ा जो आप किचन में सब्जियों के छिलके और फलों के छिलके जो फेंक देते हैं, उससे किचन में ही खाद बनाई जा सकती है और उस खाद को आप अपने किचन गार्डन या उसमें यूज कर सकते हैं। फिर आपकी कम्युनिटी में कोई अगर दरख्त कट रहा है तो आप ऐसे समझे कोई आपसे आपका लंग छीनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दरख्त बहुत जरूरी है, उसको रोकने के लिए काम करें। फिर कम्युनिटी पे लेवल पे वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लेके आए, और हाँ, जिस हाउसिंग सोसाइटी में आप रहते हैं आप उसकी मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट के भी चार्ज होते हैं। कभी पूछें तो सही कि ये जो कूड़ा हम आप इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं आप फेंक किधर रहे हैं। तो ये आपकी इंडिविजुअल सेंस है जो हमारा मजहब, कल्चर सब में शामिल है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम हर चीज एक्सपेक्ट हुकूमत से कर लेते हैं, जो कि गलत बात है, आप सही कह रही हैं। में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और एकेडेमिया का बहुत अहम किरदार है। मसाजिदों में उनका किरदार है इमाम का, कि जो लोगों को बताएं कि हर चीज का ज़िया जो है वो गलत है और आपको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये सारी कम्युनिटी को मिलके जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हजरात हैं, कम अज कम वही एज अ कम्युनिटी सर्विस इसमें अपना किरदार अदा करना शुरू कर दें तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर हम देखें तो हुकूमती लेवल पर जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, देखें बिल्कुल सही बात है, कम्युनिटी सर्विस होनी चाहिए, लेकिन ये तो एक आलमी मसला बन चुका है, जहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं कि इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग मुतासिर हो रहे हैं एक कंट्री। सो एज एन कंट्री क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है? क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब कलेक्टिव अप्रोच होगी तभी कोई बेहतरी जो है वो आएगी, ना कि अगर हम अपने करीब सिर्फ हालात बेहतर कर लें। क्योंकि देखें इस वक्त माहौलियात की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। पानी का एक मसला हमारे सर के ऊपर है, इस्लामाबाद के मोस्टली इलाकों में पानी जो है वो कम होना शुरू हो गया है। फिर अगेन टैंकर माफिया वहाँ पर आ जाता है, बहुत सारे। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो एक शहर बन के उसी की आबादकारी पे ज़्यादा फोकस हो जाता है और वही मज़ीद फैलाव उसका जारी और सारी होता है, इसके रोकथाम की ज़रूरत है और नए शहर नई जगहों पे आबाद करने की ज़रूरत है, ना कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शहर है उसको ओवर क्राउड कर दिया गया और ओवर पॉपुलेटेड कर दिया गया। और यही हाल लाहौर का, कराची का और अब इस्लामाबाद का भी बनता हुआ नज़र आ रहा है।
देखिए, इसके पीछे जो मसला है उसको समझने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? शहरों की तरफ आबादी नकल मकानी क्यों हो रही है? हमेशा देही इलाकों से नकल मकानी होती है, जहाँ पे ज़ाहिर है जब किसान की ज़रई ज़मीन बिल्कुल तबाह हो जाएगी, उसको आप सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको नहीं बताएँगे कि मौसमियाती तब्दीली के तहत कौन-सा बीज उसको बोना चाहिए, तो वो शहर की तरफ ही नकल मकानी करेगा। नॉर्थ साइड से नकल मकानी पंजाब साइड पर हो रही है, सिंध में नकल मकानी कराची, हैदराबाद साइड पर हो रही है। क्यों? क्योंकि कोई मास्टर प्लानिंग, शहरों के मास्टर प्लान्स मौजूद नहीं है, लैंड यूज़ प्लानिंग है नहीं। रियल एस्टेट सेक्टर को प्लानिंग का हिस्सा बनाएँ और उनको बताएँ कि कहाँ आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं और कहाँ नहीं बना सकते। लोगों को और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी, ये गवर्नमेंट का इसमें बहुत अहम किरदार है, उनको अवेयरनेस दें कि अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे शहर में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो दरियाओं के ऊपर आबादकारी कर रही है, तो वो आपकी तबाही का ज़रिया बन सकता है। तो और फिर इसमें मैं जैसे पहले भी बात कही थी, ठीक है कम्युनिटी का किरदार बहुत अहम होता है, लेकिन अब हमें ये नैरेटिव छोड़ देना चाहिए कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से, दुनिया के क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये पुराना हो गया क्योंकि हम अपनी तबाहकारी भी खुद कर रहे हैं। तो ये लैंड यूज़ प्लानिंग, ज़रई ज़मीन को अर्बन उसमें कन्वर्ट करना, ये गलत है और हमारे लॉज मौजूद है, इन्फोर्समेंट की कमी है। तो अभी जब तक हम एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को, डेवलपमेंट और फिस्कल प्लानिंग का भी बजट आने वाला है, तो देखते हैं बजट में हम कितना बजट एलोकेट करते हैं, वहीं से आपको तरजीह का पता लग जाएगा। जब तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एनुअल डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा नहीं बनते एनवायरनमेंट और क्लाइमेट एक्शन, तो ये हुकूमत की तरजीह नहीं हो सकती। वो सिर्फ ऑप्टिक्स है, फिर वो सिर्फ बातें हैं, वो फिर एक्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो है मीडिया का बहुत अहम किरदार है जो आप लोग अदा कर रहे हैं कि आज सिर्फ इलामती दिन के तौर पे क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का एजेंडा नहीं उजागर होता। पाकिस्तान में अब मीडिया हर रोज इस पर बात कर रहा है, तो इसको कंटिन्यू रखने की जरूरत है। डेफिनेटली बहुत शुक्रिया ज़ैनब नईम साहिबा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, एक वक़्फ़ा शामिल करते हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को। हमारे साथ रहिए। अफशा, आप क्या कह रही थी? मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो कह रही थी कि ब्रेक ले लें, ख़त्म कर दें उससे। हाँ, लास्ट जो उन्होंने बात नहीं, उससे पहले उन्होंने मुझे एक बार बुलाया था ना बीच में, जब वेलकम बैक व्यूवर्स। इस सेगमेंट में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे इंसान की शख्सियत और पेशा वाराना ज़िंदगी, उसके माहौल का जो है वो बड़ा असरअंदाज इन दो चीज़ों पर होता है। एक ख़ास तौर पर ख़ानदानी और काम की जगह के माहौल का। अगर ख़ानदानी निज़ाम अच्छा आपको मिले और एक मस्बत आपको घर का माहौल मिले, तो उसकी वजह से कुछ आपके अंदर चीज़ें आती हैं। वो क्या होती हैं चीज़ें? एक तो पुरसकून ख़ानदानी माहौल जो है वो आपके अंदर सेल्फ़ अवेयरनेस लाता है, ठीक है, सेल्फ़ स्टीम आपकी जो है उसको मजबूत करता है। उसके अलावा आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको पैदा करता है। फिर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर काम करता है, और फिर डिसीजन मेकिंग जैसी जो एक खसूसियात हैं, ठीक है, ये भी आपके अंदर पैदा होती हैं। तो ऐसे अफराद अमूमन बेहतर समाजी ताल्लुकात कायम करते हैं जिनके घर का माहौल अच्छा होता है, जिनके ऑफ़िस का माहौल अच्छा होता है, और ऐसे लोग स्ट्रेस फ्री जो है वो रहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि उनको घर का माहौल या ऑफ़िस का माहौल अच्छा ही मिले। उन्होंने कैसे उसको अपने लिए साजगार बनाना है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपने हक़ में कैसे करना है, वो उनके अंदर ऐसी कौन सी खसूसियात हो सकती हैं जो बचपन से उनको ग्रूमिंग मिली है घर से, वो कैसे अपने ऑफ़िस में भी उस ग्रूमिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऑफ़िस का एनवायरनमेंट अगर उनका अच्छा है तो उसको अपने घर में कैसे रिप्लिकेट कर सकते हैं। इसी चीज़ को जानने के लिए हमारे साथ एक दफ़ा फिर से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं साइकोलॉजिस्ट हैं। हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन की थी, लेकिन आज हम इसी निज़ाम के ऊपर बात करेंगे। वी हैव विद अस मोहतरमा सोबिया खतीब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबाश। सोबिया साहिबा, बताइएगा कि एक इंसान की जो शेपन अप वो हो रहा होता है थ्रू आउट, तो बचपन से 7 साल की उम्र तक तो होता ही है, लेकिन अगर वो इस माहौल में पहुंच गया है कि उसकी उम्र है 16 साल 17 साल और उसकी बचपन से कोई ग्रूमिंग हुई है और अब वो यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा है, सबसे पहले घर का माहौल उसको कैसा मिलना चाहिए? क्योंकि घर वाले उस बच्चे को या उस शख्स को, उस मर्द को, उस औरत को माशरे की तरफ भेज रहे हैं। इसका ये मतलब है कि माशरे में एक अच्छा सिटीज़न ही भेजना चाहिए, ठीक है, ना कि आप कोई ऐसा दिमागी मरीज़ भेज दें जो जाके और भी लोगों की जो है ना वो प्रॉब्लम्स का इजाफा जो है वो उनमें करे, वजह बने उनकी। तो सबसे पहले तो चीज़ आती ही घरेलू
घरेलू निज़ाम है, तो आपका ख़ानदानी निज़ाम, घरेलू निज़ाम कैसा होना चाहिए अगर हम बात करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ कि आपने एक अच्छा सिटीज़न जो है वो बनाना है अपना बच्चा? थैंक यू सो मच। देखिए, ख़ानदानी लेवल पे जिसे हम कहते हैं फैमिली सिस्टम, पूरी दुनिया में आदाद शुमार में जब देखा जाए, अब जाके जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रही है वो फैमिली सिस्टम्स के अंदर हो रही है। उन्हीं फाउंडेशन की बेसिस पे सारी डिजीज़ और डिसऑर्डर्स भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल सही बात है। सबसे ज़्यादा हम जब फैमिली सिस्टम की बात करते हैं तो हम कहते हैं बचपन आपका ऐसा होना चाहिए, माँ बाप ऐसे होने चाहिए, आपका ख़ानदान ऐसा होना चाहिए। अब पैरामीटर्स तो डिफरेंट हैं, 4 चीज़ें बुनियादी हैं। हम ये कहते हैं फैमिली सिस्टम है, ये आपका वाईफाई है, और वाईफाई अगर फ़र्ज़ किया उसके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो बफर नहीं करेगा बार बार। हमारे यहाँ इतनी कॉम्प्लिकेशन, हमारे यहाँ जब मैं कहती हूँ तो हमारी एशियन सोसाइटी को मैं लिंक अप कर रही होती हूँ, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रही है कि हमारा हर एक 1 सेकेंड जो है ना बफर के साथ जा रहा है बच्चे तक, क्योंकि ही इज़ क्रिएटिंग हिमसेल्फ एज अ कन्फ्यूजनल पर्सनैलिटी, और हम खुद भी उसको उस तरह से चीज़ों को, जैसे आपने कहा कि एक 17 साल का बच्चा सोसाइटी के अंदर जाके कैसे सर्व करेगा, बेस करता है कि हमने उसे दिया क्या है, वही खारदार जड़ें पकड़ेगा और जाके वो बिखेरेगा। तो फैमिली सिस्टम के लेवल पे एक चीज़ ये पेरेंटिंग, हम हमेशा कहते हैं ना हमारे बच्चों को सिखा दो, बच्चों को सिखा दो। तो मैं हमेशा जब कपल थेरेपी या फैमिली रिलेशनशिप थेरेपीज़ की तरफ जाती हूँ तो मैं कहती हूँ पहले फैमिली खुद सीखेगी, फिर बच्चे को सिखाने में मुझे आसानी हो जाएगी। पहले फैमिली के लेवल पे अगर फैमिली खुद पुरएतमाद है, खुद रिलैक्स करना जानती है, हमारे जो बहुत से निज़ामों के अंदर ख़राबी में से एक सर्ट से हम हर चीज़ कहते हैं कि बच्चा जो है ना सीख जाए, वो समझे, वो करे। मैं गुस्सा अगर कर रहा हूँ तो वो गुस्सा ना करे, मैं सिगरेट अगर पी रहा हूँ तो वो सिगरेट ना पिए। तो ये जो तजाद सबसे पहले एक सिस्टम के अंदर आता है वो क्रिएट करता है कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन की बेसिस पे हम बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर देखते हैं कि इंतशार भी है, तशवीश भी है, मायूसी भी है। इट्स सेल्फ जो पालने वाला है ना वो भी कंफ्यूज है। तो 2 चीज़ों पे अगर फ़र्ज़ किया, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनके लेवल पे आप फैमिली के अंदर सबसे पहले ना एक माहौल ऐसा क्रिएट करो जिसमें ना वो बफरिंग बार बार ऐसी ना हो कि स्टक हो रहा हो, उसे कनेक्शन फील हो। इमोशनल साइकोलॉजी में मैं हमेशा कहती हूँ इमोशनल जो फ्यूल स्टेशन है ना आपका, जिसकी बेसिस पे 80% आपके मिजाज बनते हैं, जज्बात बनते हैं, जिसकी बेसिस पे आप ख्यालात तरतीब देते हो, चाहे आप बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान, जिस भी एज टाइम पीरियड में हो। वो फ्यूल स्टेशन आपका किसके साथ जुड़ा होता है? ज़्यादातर पेरेंट्स के साथ। तो पेरेंट्स के लेवल पे उनकी अपनी शख्सियत, उनका अपना सिखाने, हर कोई भी पेरेंट कभी भी इंटेंशन वाइज अपने बच्चों के लेवल पे ये नहीं कहता कि वो ख़राब पैदा हो, लेकिन वही मायूसी में बच्चा भी जा रहा है, वही तशवीश के मर्ज़ में भी जा रहा है। पेरेंट्स सबसे आके शिकायत करते हैं मैं इसे सब सोने जैसा खिला रहा हूँ। मैं कह रही हूँ सिर्फ, जैसे मैंने अभी प्रोग्राम से पहले वो 12 मिनट की बात कर रही थी ना, एक विंडो कनेक्शन की होती है जो फैमिली सिस्टम के अंदर हम कहते थे ना अगट्ठे खाते हैं, पीते हैं, या अगट्ठा कुछ अगट्ठे वाला सीन ख़त्म हो गया। हम इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोचेस में जा रहे हैं, तो सिस्टम वहाँ से ज़्यादा बिखर रहा है। हम अगट्ठे होते भी हैं तो तब भी हम कन्फ्लिक्टिव वे में जाते हैं कि यार अगट्ठे होंगे तो फिर चिक चिक शुरू हो जाएगी, तो हमने अवॉइडेंस करना शुरू कर दिया। हल की तरफ एक्चुअली हम ज़्यादातर मसाइल में, जैसे आपने स्टार्टिंग में जब प्रोग्राम को शुरू ओपन किया इस लेवल पे, तो मसाइल वही हैं। तरतीब वाइज सिस्टम के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, कनेक्शन ख़त्म हो गया, वाईफाई अवेलेबल है, कनेक्शन नहीं है। कनेक्टिविटी होती है एक दूसरे को सुनना, समझना, बैठना, करीब आना और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस तक का सफ़र जो एडवांस लेवल है वो फैमिली सिस्टम में ख़त्म हो गया। मुश्किल क्यों बना दी गई? क्योंकि लोगों ने ना मेटेरियलिस्टिक अप्रोचेस के बेसिस पे, अगर स्ट्रेटली कहा जाए तो हमने सुकून शामिल कर लिया गाड़ी में, घर में, हर चीज़ में। जायज़ है उसको, मैं खुद भी इसकी पैरोकार हूँ, लेकिन हर चीज़ का एंड रिजल्ट कह देना कि दिस इज़ द लाइफ, डेफिनेशंस पर्सपेक्टिव के लेवल पे डिफ़िकल्टी आ चुकी है। हम हर चमकती चीज़ को समझ रहे हैं हमारा सुकून है या हमें उसमें मज़ा आएगा। शॉर्ट टर्म बेसिस पे कभी भी, मैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे जब बच्चे कहते हैं ना किसी ड्रग्स में चले गए या उन्होंने किसी इस तरह के रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिए, तो मैंने कहती हूँ ये सिर्फ शॉर्ट टर्म की बेसिस पे पेरेंट्स की भी समझ नहीं है और आपकी अपनी भी समझ नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सीखना था कि हमने मिजाजों के ऊपर काम करना। आप देखिए ना, ये तो अभी आके हम लोग जब बात कर रहे हैं तो शायद आज से अवेयरनेस जो है वो शुरू हो सके। पहले आपकी अम्माओं ने घर के अंदर अब्बा को एक वैसे ही डेंजर का साइन बनाया हुआ है।
हाउ मैं कहती हूँ, अब्बा इज लाइक हाउ ही कम्स, नो 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 अब्बू आ गए। ये इसे हम कहते हैं, ये मैं इसे सिमल्टेनियसली बेसिस वायलेंस बिहेवियर कहती हूँ। बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी की जाती है कि एक बंदे को गुड कॉप बैड कॉप इज फाइन सम टाइम टू प्ले, बट एवरी टाइम वन पर्सन इज अ बैड कॉप ऑलवेज। और इस लेवल पे डिफिकल्टी ऐसे होती है कि आपने बाप के साथ वो कनेक्शन बनता ही नहीं है। हम फैमिली सिस्टम्स के अंदर देखते हैं ना कि बाप कहता है कि मैं कमाने वाली है, मेरे वालिद साहब इतने खुश मिजाज इंसान है, लेकिन वो जब भी घर आते थे, आज तक मुझे नहीं याद उन्होंने हमें डांटा होगा सिवाय मेरे 2 भाइयों के। उन्होंने सिर्फ 2 बार थोड़ा थोड़ा डांटा था क्योंकि उनकी पोजीशन अच्छी नहीं आई थी। वो भी ऐसे डांटा था कि उसको मैं डांट समझती ही नहीं हूँ, लेकिन जब भी वो घर के अंदर आने वाले होते थे हमें उनकी बेल की भी समझ आती थी कि अब ये अब्बा जी की बेल है, हाँ तो किताबें खोल लो। सो ये एक कॉन्सेप्ट, 2 मोड है ना इंसान जो फितरती तौर पर जिस पे रिस्पॉन्स करता है, सर्वाइवल मोड होता है और लर्निंग मोड होता है। ये जो मिजाज और जज्बात की वैल्यू जो फैमिली सिस्टम के साथ कनेक्ट होने वाली चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ना हम बेसिकली क्या करते हैं, सर्वाइवल मोड पे बच्चे को डाल देते हैं। और सर्वाइवल मोड में वो जो लर्निंग होती है ना एक दूसरे के साथ कि अब्बा आए तो सलाम करना है, सलाम डर में नहीं करना, रिस्पेक्ट से करना है। अब डर में सब कुछ हो रहा है जो हम कायम कर रहे हैं, चाहे वो माँ कर रही है, दादी कर रही है, कोई भी रिश्ता कर रहा है, लेकिन वो डर के लेवल पे माँ का भी वही, मतलब बाज़ बच्चे माँ से भी बहुत डरते हैं ना। अब जो बहुत ज़्यादा जो पैटर्न इक्वलाइज लेवल पे कहते हैं कि यार हम कम्पिटिटिव फैमिली सपोर्ट सिस्टम की तरफ जाते हैं, हम कहते हैं कि माँ भी उसी तरह से पाल रही है, बाप भी उसी तरह से, हाफ टाइम वो दे रहा है, हाफ टाइम वहाँ पे भी ना किसी एक को विलन ज़रूर बनाया जाता है। बिल्कुल ऐसे है। तो ये जो हमने एक मिसालें कायम की हुई है ना विलन सेट की, ज़रूरी नहीं है कि फियर के निज़ाम पर ही इंसान को लर्न करवाया जाए, उसको सिखाने, क्योंकि खुदा ताला ने तो उसको ये सलाहियत दी है, उस सलाहियत को यूटिलाइज करना हम भूल गए। उसका पोटेंशियल है समझने की, तो उसे समझाया जाए। अच्छा मुझे ये बताएं, जब हम सपोज मैं बता रही हूँ कि एक इमारत है, उसको मजबूत खड़े रहने के लिए जाहिर है उसकी जितनी बेस फाउंडेशन हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तभी वो ऊपर से इतनी देर बाद रहेगी स्ट्रॉन्ग। सो बच्चे की अगर सपोज बचपन में भूल चूक हो जाए, या हम पेरेंटिंग स्टाइल हमारा वो ना हो, या फिर सपोज खुदा ना खास्ता किसी के कोई यतीम है, किसी की माँ नहीं है, किसी के वालिद साहब नहीं है, सो अगर बचपन से एक बच्चा चूँकि बेबसी और लाचारी में ज़िंदगी गुजारें तो उसके असरात उसकी फ्यूचर लाइफ में कितने उसको हॉन्ट कर सकते हैं, और क्या वो बच्चा फ्यूचर में जाके एटलीस्ट अपनी उन गलतियों को सुधार सकता है, या फिर जो उसकी बेबसियाँ होती हैं। अच्छा कुछ चीज़ों की ना मैं यहाँ पे क्लैरिटी कर देती हूँ, क्योंकि क्लिनिक सेटअप में जब मैं देखती हूँ तो हम कहते हैं कि यार 5 साल 7 साल जितना सीखा उसके लेवल पे, लर्निंग प्रोसेस जो है आपका शुरू से शुरू होकर जब तक आपकी सांस है तब तक चलता रहता है। तो हम सीखते रहते हैं, हम उस बचपन का मवाद इम्प्रिंट तो हमारे पास होते हैं, लेकिन उसको चेंज करना, उसको कैसे, क्योंकि ज़्यादातर कपल्स जब आ रहे होते हैं तो मैं कहती हूँ कि ये आपके बचपन के थॉट्स के स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन अब आपके इख्तियार में हाउ यू विल मैनेज एंड हाउ यू विल रिसाइकल इट, ये बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली बचपन के ट्रॉमास बहुत इम्पैक्ट करते हैं आपकी परफॉर्मेंस पे, आपके आगे करियर पे, आपके आगे रिलेशनशिप बिल्डिंग पे, सब चीज़ों पे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इस लेवल पे किसी एक को कसूरवार नहीं कह सकते। पेरेंटिंग के लेवल पे भी माँ बाप हमेशा सीखने की जुस्तजू करते हैं, स्टक जो हो जाते हैं, पर्सनालिटी लेवल पे डिफ़िकल्टी जिनकी आती है, हमने क्रिएट करना है फ्लेक्सिबिलिटी का और लर्निंग का निज़ाम, जिसके लेवल पे हम बेहतर तरीके से हम जिस रोल में भी हैं उस सिस्टम को बेहतर कर सकें। एक्चुअली मैंने जो सबसे ज़्यादा एज ए साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करती हूँ ना, हम ब्लेम गेम पे बहुत जाते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ना ये सीबीटी के निज़ाम के अंदर ना एक पूरा मॉड्यूल में सिखाती हूँ, उसमें मैं कहती हूँ कि ये जो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग पैटर्न बिल्ड करते हैं हम, या हम एक कैटास्ट्रॉफी बिल्ड करते हैं, 12 लेवल्स क्रिएट होते हैं माइंड के। हम अपने लेवल पे भी हमसे जुड़ा जो रिश्ता है उसके लेवल पे भी हम इस तरह से बिल्डिंग कर देते हैं कि वो क्या करता है, वो कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे ठीक होना है, क्योंकि अगर ये जस्तजू आ जाएगी, ये लर्निंग स्टाइल्स आ जाएगा तो कॉम्प्लिकेशन सराउंडिंग में। आप देखें एक माहौल है, जैसे अभी हम सारे बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे हैं या इज्जत से बात कर रहे हैं तो वी आर कंफर्टेबल। एक बंदा आए दौड़ता हुआ वहाँ से आए, वो पूरे इन्वायरमेंट को क्या करेगा, हाईजैक कर लेगा। तो मैं कहती हूँ मूड्स हमेशा ना, मूड्स और आपका जो बिहेवियर है हमेशा आपके वायरस की तरह कनेक्ट होता है। आपने किस तरह से उसको इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट किया है, सिस्टम
फैमिली सिस्टम, हम जब सिस्टम यहाँ कह रहे हैं तो फैमिली सिस्टम के अंदर एक माँ बाप या जो नौजवान है जो बड़ा होके अपनी आगे वाला साइकिल शुरू कर रहा है, उस लेवल पे वो सिर्फ और सिर्फ उन ट्रॉमास को, क्योंकि आपका सवाल ये था ना कि वो ट्रॉमा कितना इम्पैक्ट करते हैं, एक्चुअली बास्कत हम स्टक कर देते हैं। ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा और नार्सिसिस्टिक निज़ाम और टॉक्सिसिटी के वर्ड हम आजकल बज़ की तरह सुनते हैं हमारे सोशल मीडिया में ना, ये ट्रेंड्स सेट होते ही उन नेगेटिव पैटर्न, क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं। तो मैं इस आपके ही प्रोग्राम के थ्रू एक चीज़, उन चीज़ को बज़ बनाइए या थ्रिल बनाइए जो पॉजिटिविटी के लेवल पे, घर के लेवल पे आपके अंदर का सिस्टम तो क्रिएट, इसी आप टॉक्सिसिटी का वर्ड यूज़ करेंगे यार ये टॉक्सिक है, बाय सेल्फ आप उसको ट्रेन करें, क्योंकि कहते हैं रिपीटेशन इटसेल्फ ब्रेन का कॉग्निशन सेट करती है, यानी सोच का निज़ाम सेट करती है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें कर रही हूँ आसान जुबान में। चाइल्डहुड के जितने एक्सपीरियंसेस हैं आपके आगे आने वाली ज़िंदगी पे बहुत इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन अगर लर्निंग मोड होगा, जैसे हमने सर्वाइवल मोड और लर्निंग मोड की बात की ना, लर्निंग मोड होगा तो आप बेहतर तरीके से चाइल्डहुड के जितने एक्सपीरियंसेस हैं उसको थोड़ा सेटल डाउन भी कर सकेंगे और वो ब्रेक करेंगे। लोग आके कहते हैं ना मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ये किया, मैं ये नहीं करना चाहता। तो चेन ब्रेकर बनने के लिए आपको वो लर्निंग मोड ऑन करना पड़ेगा ताकि फैमिली सिस्टम बेहतर हो सकें, जिसकी हम जिस्तजू कौन नहीं चाहता कि फैमिली सिस्टम अच्छा हो, सिस्टम बेहतर हो। अच्छा, अगर हम बात करें ऑफिस के अंदर, तो ये जो साथियों का रवैया या अफसरान का रवैया या आपके बॉस का रवैया, ये कितना मुतासर करता है एक परफॉर्मेंस को, और ये कैसा होना चाहिए आपकी पर्सनालिटी पे बेसिकली बहुत क्या ज़्यादा। 1/3 ज़िंदगी का जो हिस्सा है वो तो आप काम पे गुजारते हैं। हम काम पे गुजारते हैं। हमारे जो प्रोडक्टिव टाइम पीरियड होता है जिसमें हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो हम काम पे होते हैं। इसी तरह, हाँ। तो उस दौरान में हम सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, रंजीदा भी होते हैं, सब पैटर्न्स हमारे चल रहे होते हैं। तो जो भी रवैया, चाहे आपके सबऑर्डिनेट का है, बॉस का है, किसी का भी, आपका डायरेक्टली 80% इम्पैक्ट करता है थ्रू आउट द डे। अब डिपेंड करता है कि जैसे फ़र्ज़ किया किसी की डिप्रेशन की हिस्ट्री है, मैं क्योंकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ लिंक करती जाऊंगी, तो एक पर्सन अगर सुबह उठ के वो आया, अपने किसी नींद ही पूरी नहीं हुई और आते साथ उसे एक ऐसा कमेंट मिल गया, वो ट्रिगर होगा, जेनेटिकली बेस पे वो है, ट्रिगर किसी और ने बजाया तो वो पूरा दिन जो उसकी परफॉर्मेंस है ना वो हो जाएगी। तो डायरेक्टली लिंक्ड करता है आपका रवैया टुवर्ड द वर्क परफॉर्मेंस, जो इन्वायरमेंट है और जो आपकी कंपनी है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसका डायरेक्टली, इस चीज़ की मैनेजमेंट की तरफ भी हम ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि जिसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, सपोज वो घर की तरफ से भी हो और वो ऑफिस में भी हो और वो पॉजिटिव ही रहता है, सो उसके साइकोलॉजिकल हम अगर बेनिफिट्स की बात करें तो वो किस तरह हो सकते हैं? अच्छा, जो इंसान, एक तो अपनी उसकी पर्सनालिटी है, 18 साल के बाद जैसे सर ने ओपन किया और कहा कि उसको सोसाइटी में हमने छोड़ा, वो काम पे लग गया, उसने कलीग्स बनाए, फ्रेंड्स बनाए, पीयर्स है, अब उसकी अपनी पर्सनालिटी जितनी स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग होगी, वो चीज़ों को समझने और चीज़ों को लेके जाने के लिए अगर आगे चलता रहेगा ना, तो वो उतना ही, जैसे हम कहते हैं ना, सोशल स्किल जो आपकी होती है इंटरेक्ट करने की, वो आपको उतना ही पावरफुल बनाती है। और ये ब्रेन की बहुत बड़ी पावर है कि आप लोगों से बात कैसे करते हो, लोगों के साथ अपना जो भी मामला है उसको सुलझाते कैसे हो। तो जब पावर्स की बात की जाए या पोटेंशियल्स की बात की जाए, इन्वायरमेंट के लेवल पे आप जितना ज़्यादा चीज़ों को इनपेशेंटली के बजाय पेशेंटली डील करना शुरू करते हैं, तो आप बेहतर तरीके से उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट होते हैं। सक्सेस की सीढ़ियाँ हैं ना, कि अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है किसी भी तरह की, लोगों के अंदर अपना मकबूल करना है, अपनी कोई स्टेज पानी है, सब कुछ, उसके लेवल्स में से सबसे ज़्यादा आपका खुद का रिलैक्स होना ज़रूरी है। तो आपका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल पॉइंट इस लेवल पे है कि आप किस तरह से खुद को, या क्या स्ट्रेंथ है। तो पहला यह कि आपका पूरा एतमाद होना, आपका पेशेंटली रिस्पॉन्ड करना, आपका एकदम से इम्पल्सिविटी पे ना जाना। अभी सुबह ही में किसी ने टैग किया स्टोरी को कि अभी बच्ची किसी इस्लामाबाद के अंदर ही खुदकुशी हुई है, क्या हुआ। अभी वो जो रिस्पॉन्स है, अब आई डोंट नो उसके हवाले से मैं अभी कोई, क्योंकि फाइनल फाइंडिंग्स नहीं है, हम इतने इनपेशेंट हो सकें, छोटे से मसले की वजह से जान लेते हैं या जान अपनी भी गंवाते हैं और दूसरे की भी, हम बेसब्रे लोग हैं। तो वहाँ पे वो जो, जिसमें मैं ये बहुत बड़ा, ये सब्र का वर्ड इट्सेल्फ हमें सुन्ना में, इस्लाम में हर जगह पे इतनी तरतीब से सुनाया और बताया जाता है। इट्स नॉट ओनली सब्र कि तुम अपने आप पे जुल्म करते जाओ, नो, दिस इज़ एक्चुअली अ फुल सेगमेंट ऑफ लाइफ। अगर ये आपकी ज़िंदगियों से ख़त्म हो जाता है तो आपका जो मेंटल लेवल है, जिसमें जितने डिसऑर्डर्ड आप एडजस्ट कर सकते हो कर लो।
बट आपको नहीं लगता कि हर चीज़ पे होल्ड बैक कर जाना, कि सपोज कोई हमारे साथ गलत भी कर रहा है, बुरा भी कर रहा है, जस्ट बिकॉज आप हमें एक सब्र की तलकीन दी गई है तो हम चुप हो जाते हैं, हम चुप, उससे भी तो इंसान की पर्सनालिटी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स देखिए, बात आते हैं। करना इंसानी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक, हम कहते हैं उस चीज़ को हम मिस कर जाते हैं। हर इंसान एसेस ज़रूर कर लेता है कि कहाँ मुझे खामोश होना बेहतर है, कहाँ नहीं, क्योंकि उसके बेनिफिट्स वहाँ पे उसको नज़र आ रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम ये कहते हैं ना कि आपका अलर्ट सिस्टम खुदा ताला ने आपके अंदर कायम रखा हुआ है कि आपको पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है। अब उसके अकॉर्डिंग आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो, दिस इज़ रियली मैटर्स टू यू। अब रिस्पॉन्स करने के लिए ज़रूरी नहीं है झड़प देना, ज़रूरी नहीं है, उसके मेथड्स फाइंड आउट करो। जहाँ खामोश होना आपको लगे कि यार ये तो बढ़ता जाएगा, मजीद कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, उसका बोलने के बजाय अगर आपको लगता है बोलना इज़ वेरी डिफिकल्ट हियर, ट्राई टू फाइंड इट आउट इन अदर वे। कोई अल्टरनेटिव के तौर पर वहाँ ज़रूर रिस्पॉन्ड करो। लेकिन बात करती होता है, हम कहते हैं नहीं उसने बोला उसी मोमेंट तो मुझे भी बोलना चाहिए, वरना वो मेरे सिर पे सवार हो जाएगा। सिर पे सवार होने से क्या पता आपकी सीट वहाँ पे लगी हुई है, आपका तो रोजगार वहाँ पे लगा है। देयर आर सो मेनी, हमें हर चीज़ ना क्या करना, इंसान की फितरत, मैं कहती हूँ पर्सपेक्टिव, परसेप्शन और पर्सपेक्टिव, ये मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी मेरी बात हुई थी। इंसानी मिजाज के अंदर एक इंसान अगर सिर्फ और सिर्फ अपने मिजाज के लेवल पे काम करते हुए अपनी चीज़ों को बांपना शुरू कर देना, बांपना क्या होता है, समझ के अकॉर्डिंग। समझ क्या है, जैसे आपको किसी ने बुरी बात कही और वो आपका ऐसा लीड पार्टनर है जिसका बात कहना गलत है लेकिन स्टेक है आपकी ऑक्यूपेशन, जॉब यानी, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे याद आई, यहाँ पे कहते हैं ना कि जो आपसे मतलब आपके स्टेजेस से कम हैं या ऐसे लोग हैं जो कि जिनसे आप, जिनके पास पैसा नहीं है, अगर एग्जांपल के तौर पर, तो वो लोग आपके मुंह लगते तो आप एकदम से फटक करके कुछ भी कहना हो कह देते हो, क्योंकि आपको पता है कि यार ये तो कुछ नहीं कर सकते। मोस्टली यहाँ ये मोस्टली ये निज़ाम है ना, निज़ाम है कि यार तुम मुझे इसलिए कह दिया कि तुम्हें पता है कि मैं कमज़ोर हूँ। अब कमज़ोर के सामने या बहादुर के सामने कहने वाली चीज़ नहीं, किस तरीके से कहना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। उसकी बेसिस पे अपनी बात ज़रूर कहें। मैं ये बिल्कुल इस चीज़ को इनकरेज नहीं करती। सबर ये नहीं है कि आप अपनी बात ना कहो, बात कहो लेकिन तरीक़ेकार चूज़ करो जिसमें आपकी लाइफ थ्रेटन ना हो। खासकर लाइफ भी थ्रेटन्स होती हैं। मैंने यहाँ पे, चाहे वो कलीग है, सबऑर्डिनेट है, साइकोलॉजिकली हम इंटरनली एक इवल ज़रूर रखते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट मैं यहाँ कह रही हूँ, लेकिन क्योंकि हम वो जानदार हैं जिसमें जिबिल्लत के तौर पर हमारी वैशियत जो है ना, अगर फ़र्ज़ किया हमने कंट्रोल ना की, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी पर्सन का हमें पता नहीं चलता यार वो हैवान कब बन गया, गुस्सा कहाँ से उसके आ गया, तो वी नीड टू लर्न। वेल, थैंक यू सो मच सोबिया साहिबा, बहुत अच्छा लगा वंस अगेन बात करके। ख़वातीन और हज़रात, ये बहुत ज़रूरी है कि अपने अंदर ठहराव लाया जाए, और मेरा ख्याल है कि कोई उसके लिए ऐसी थेरेपी ही ज़रूरी है कि अपने आप को सबसे पहले समझ लें। तो मेरा ख्याल है सोसाइटी के पैटर्न्स आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जो आंसर आपको अपने साथ वाले कलीग के अंदर या अपनी बहन भाई वालिदैन के अंदर नज़र आ रहा है, वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी मौजूद है। उसका टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ जो है ना, वो आपने सीखना है, और उसको किस वक्त पे कौन सा मोड यूटिलाइज़ करना है, यही सारी लाइफ के बैलेंस है, और इसको समझने के लिए सब मेहनत कर रहे हैं। लास्ट सेगमेंट हमारा हिस्ट्री का है, और आज जो है वो माइकल वॉलबर्ग जो है उनकी बर्थडे है, जिनका स्टेज नेम जो है वो मार्क है, और ये बहुत मशहूर एक एक्टर भी हैं, अमेरिकन प्रोड्यूसर भी हैं, फॉर्मर रैपर भी हैं। इनकी अगर मैं फ़िल्म्स के जॉनरा की बात करूं तो स्पेसिफ़िकली एक्शन में भी कॉमेडी जो है वो बहुत ज़्यादा इनकी फ़िल्म्स जो हैं उससे रिलेटेड हैं। बहुत सारे फ़िल्म्स में इन्होंने अदाकारी की है, और आई मस्ट से कि आप लोग अगर हॉलीवुड को फॉलो करते हैं तो आपने इनकी एक नहीं दो तीन जो है ना वो फिल्म्स लाजमी देखी होंगी। द डिपार्टेड इनकी बहुत मशहूर फिल्म थी, द फाइटर बहुत मशहूर थी, ट्रांसफार्मर्स 1, ट्रांसफार्मर 2, एज ऑफ एक्सटेंशन, ट्रांसफार्मर ये बहुत मशहूर इनकी थी, लॉन सर्वाइवर, टेड इनकी फिल्म बहुत अच्छी थी, डैडीज़ होम 1, डैडीज़ होम 2, उसके अलावा डीप वाटर हॉरिजॉन और अनचार्टेड, और इस तरह की और ना जाने कितनी मूवीज़ हैं जिनमें उन्होंने काम किया है। सो आज जो है ना वो मार्क का बर्थडे है, और वो सेलिब्रेट कर रहे होंगे डेफिनेटली। हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। मुलाकात होगी आप लोगों से मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।